एग्जाम्पल नंबर 5। तो कंटिन्यू करते। फर्स्ट क्या करना है आपको, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब भी आप स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल कैलकुलेट करो तो बैलेंस शीट पूरा रीड कर लो, कौन सी अमाउंट कौन सी एक्टिविटीज़ में लिखनी है वो स्पेसिफाई कर दो। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करो और एडजस्टमेंट आप बैलेंस शीट में जो आपको पर्टिकुलर्स दिया है वहाँ पे टिक मार्क कर लो। तो वन बाय वन देखो यहाँ पे हम टिक मार्क करें। दैट इज़ फर्स्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम कहाँ पे लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें वो भी हम लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो लिख देंगे यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो वहाँ पे लिख दिया ओ। सपोज डिविडेंड दो जगह पे लिखते। प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो पेड किया ऐसा एज्यूम करके कहाँ पे लिखना है आपको, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और करेंट ईयर का बैलेंस आपको नॉन कैश एक्सपेंडिचर करके एज्यूम करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दो लिख रहा है देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और एक आएगा वहाँ पे दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बिल्स पेबल, तो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जितनी भी है वो आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट है। और टैक्सेस एंड रिलेटेड सारी बातें हम कहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ओ। देखो यहाँ पे भी लिख दिया हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ओ। फिर उसके बाद देखो राइट साइड गुडविल, तो गुडविल में भी दो ऑप्शन थे, याद करो स्टूडेंट, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि गुडविल परचेज भी हो सकता है और गुडविल रिटर्न ऑफ भी हो सकता है। तो गुडविल परचेज कब होगा, जब प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर का बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा तब परचेज हुआ होगा। और परचेज ऑफ गुडविल हम कहाँ पे लिखते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और गुडविल रिटर्न ऑफ हो तो हम कहाँ पे लिखते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। और राइट ऑफ है वो कहाँ से पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में बैलेंस कम हुआ। तो यहाँ पे देखो पहले बैलेंस कितना था, 1,15,000, फिर बैलेंस कितना होगा 19,000। तो ये क्या है स्टूडेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ है। और गुडविल रिटर्न ऑफ वन सेकेंड हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ओ लिख दिया। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट, तो दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है तो आई लिख देते हैं वहाँ पे। उसके बाद प्लांट में भी लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आई। फिर डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, स्टॉक वन सेकेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिल्स रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो आपको दिया है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तब क्या बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब क्या होगा, तीन बातें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों को आपको क्या करना है, कैश कंसिडर करना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो आपका आंसर 15,000 नहीं, कितना होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए आपका आंसर। और उसी तरह से मैं आपको बोलूँ कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है ओवरऑल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 18,000। तो दोनों को ऐड कर देना है आपको। फिर गलती से ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मत लिख देना, क्योंकि कैश का मीनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों इन्वॉल्व कर लेना है, बैंक में जो कैश है वो भी और ऑन हैंड कैश अवेलेबल है वो भी। तो ओवरऑल हम देखें यहाँ पे, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, दैट इज़ 25,000 ये वाला, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब 10,000 प्लस 8,000 तो 18,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड ₹10,000 ऑन प्लांट हैज़ बीन चार्ज इन 2009। तो ये ऐसा एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो टिक मार्क कर लेते, देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे लिख देते, दैट इज़ नंबर 1। लिखने से बेटर है कि उसको हम हाईलाइट कर लें। इस पे एडजस्टमेंट है और प्लांट पे भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद के इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹30,000 हैज़ बीन पेड इन 2009। तो ये देखो प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, तो ये आपको अलग से सॉल्व करना है स्टूडेंट। प्रपोज डिविडेंड में ऑलवेज क्या करना है, मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बता चुका हूँ। प्रपोज डिविडेंड में ऑलवेज क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस
पेड किया है ऐसा एज्यूम करके कहाँ पे लिखना है आपको, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिविडेंड पेड करके। और करंट ईयर का बैलेंस दैट इज़ 50,000 वो एज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो फर्स्ट वाले स्टेप में। तो इंटरिम डिविडेंड की एंट्री और प्रपोज डिविडेंड एंट्री दोनों मिक्सअप मत करना, दोनों अलग अलग है। तो ये स्टूडेंट हम यहीं पे टिक मार्क कर लेते हैं। जो ये वाला एडजस्टमेंट है वो हमें अलग से सॉल्व करना है, प्रपोज डिविडेंड के साथ उसको मिक्सअप नहीं करना है। इनकम टैक्स 35,000 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द 2009। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आप क्यों क्रिएट करते हो? टैक्स पे करने के लिए। अब जब भी एक्चुअल में टैक्स पे किया जाएगा तब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अमाउंट ही यूज़ किया जाएगा, बिकॉज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कंपनी क्रिएट ही क्यों करती है कि फ्यूचर में जब भी टैक्स पे करना पड़ेगा तो ये वाला प्रोविज़न हम यूज़ करेंगे। तो इनकम टैक्स 35,000 पेड किया है, तो ये एडजस्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। देखो तो अभी हमने क्या किया, सारे एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिए। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट का एडजस्टमेंट नंबर 1 था तो वो यहाँ पे टिक मार्क कर लिया। फिर इंटरिम डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड के साथ मिक्सअप नहीं करना था तो वो वही एडजस्टमेंट में टिक मार्क कर लिया। एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो था 35,000 वो हमने यहाँ पे टिक मार्क कर लिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आपको यही करना है कि फर्स्ट क्या करना है आपको कि लायबिलिटीज़ एंड असेट्स साइड पूरा रीड कर लो, कौन सी अमाउंट कौन सी एक्टिविटीज़ में लिखनी वो स्पेसिफाई कर लिया हमने। सेकंड एडजस्टमेंट सारे रीड कर लो और एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में टिक मार्क कर लो। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, जो कॉमन फॉर्मेट हमारा रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो प्रिपेयर कर लेना है। देखो इस तरह से ये पूरा कॉमन फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, ये पूरा देखो। तो ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, फिर आप क्या करना स्टार्ट करना 1 बाय 1 यहाँ से। तो अभी फॉर्मेट प्रिपेयर हो चुका है तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, दैट इज़ इक्विटी शेयर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखना है वो तो ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो देखो शेयर कैपिटल में क्या हुआ है, 3 लाख रुपीज़ का था फिर 4 लाख हो गया। तो एज यूजुअल आपको पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज़ इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख माइनस 3 लाख। तो शेयर्स इश्यू किए तो कैश आएगा बिजनेस में, कितना कैश आएगा 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो 1,50,000 थे फिर कितने हो गए 1 लाख। तो इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने से कैश पे करना पड़ता है, लिखेंगे तो वो भी वहीं पे, पर डिफरेंस क्या होगा देखो पहले लिख देते, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट था 1,50,000, डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं माइनस 1 लाख, क्योंकि रिडेम्पशन किया तो कैश पे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, देखो मैं माइनस में लिख रहा हूँ 50,000 माइनस। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या है, दैट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 40,000 एंड 70,000। तो मीनिंग क्या हो उसका, ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो आप कहाँ पे लिखते हो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो कैश बाहर गया ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 70,000 माइनस 40,000। तो लिखेंगे यहाँ पे 30,000, 70,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 30,000। ओके नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 बैलेंस था फिर कितना होगा 48,000 बैलेंस होगा। तो ड्यूरिंग ईयर प्रॉफिट का अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ 30,000 एंड 48,000, तो 18,000। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर करके प्रॉफिट वाला अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं देखो 18,000। और वंस अगेन क्वेश्चन कि सर यहाँ पे अगर 30,000 है और यहाँ पे 20,000 होता तो इन केस एज्यूम करो कि सर यहाँ पे अगर 20,000 होता तो क्या करते। तो मीनिंग क्या है
कि वो आपको लॉस में लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ फॉर द ईयर, लॉस ऑफ द ईयर, और यहाँ पे वो आप क्या करते हैं माइनस में आंसर लिखते हैं 18,000 की जगह। तो प्रॉफिट हो तो यहाँ पे आंसर आपका प्लस आएगा, अगर लॉस है तो फिर वो आपको माइनस में लिख देना है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि लॉस है तो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, तो नोट्स में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर पेड। प्रपोज डिविडेंड में ऑलवेज क्या करना है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस पेड किया ऐसा एज्यूम कर लो। अब डिविडेंड पेड किया है 42,000, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो लिखते हैं यहाँ पे डिविडेंड, ओके, यहाँ पे अलग से लिखते हैं प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखेंगे एज्यूम टू बी पेड, और कौन सा बैलेंस एज्यूम कर रहे, पेड कर दिया ऐसा, दैट इज प्रीवियस ईयर का बैलेंस, तो वो भी लिखना है। अमाउंट है वो माइनस में लिखेंगे बिकॉज डिविडेंड पेड किया ऐसा एज्यूम किया है, तो कैश जाएगा बिजनेस में से। तो 42,000 हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज माइनस में लिख रहे हैं। फिर करंट ईयर का बैलेंस नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके वापस ऐड कर दें, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर प्रपोज डिविडेंड, लिखेंगे यहाँ पे एज्यूम टू बी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और ये बैलेंस कौन सा, दैट इज करंट ईयर का। करंट ईयर का बैलेंस कितना है, करंट ईयर का बैलेंस 50,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो देखो इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो याद करो क्या था, प्लस साइड लिखना है, तो इस टाइप में लिखना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, एड साइड देखो, तो लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिफरेंस कितना है देखो, दैट इज 83,000 माइनस 55,000, तो आउटर कॉलम में डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 83,000 माइनस 55,000, तो आंसर आएगा आपका 28,000। बिल्स पेबल डिक्रीज हुए देखो 20,000 और 16,000, तो बाय ₹40,000 बिल्स पेबल हैज़ बिन डिक्रीज, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज या डिक्रीज इन लायबिलिटीज मीन्स वो लेस साइड लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज इन बिल्स पेबल 20,000 माइनस 16,000, तो आंसर आएगा यहाँ पे 4,000, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4,000। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नया एडजस्टमेंट है, अब ध्यान देना यहाँ पे, दैट इज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट दिया है, तो मैंने आपको नोट्स लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में, याद करो कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को दो तरीके से सॉल्व करना है अगर वो बैलेंस शीट में दिया है तो। फर्स्ट क्या होगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में दिया है पर उसका एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस पे किया है ऐसा एज्यूम कर लेते थे और टैक्स पेड में लिख देते थे, और करंट ईयर का बैलेंस नॉन कैश एक्सपेंडिचर एज्यूम करके और प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते थे फर्स्ट स्टेप में। पर यहाँ पे मेथड नंबर 2 आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया भी है और साथ साथ में उसका एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो अब हम फर्स्ट वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते एज्यूम करने वाला, अब हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह से हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, तो देखो 40,000 है, अब लायबिलिटी साइड का बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा 40,000 ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा दैट इज 50,000। वेट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, इनकम टैक्स ₹35,000 हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग 2009। तो अब कंपनी ने क्या किया, ड्यूरिंग देयर 35,000 इनकम टैक्स पे किया है, तो इनकम टैक्स पे करने के लिए अब क्या होगा, ये अकाउंट यूज़ करेंगे कंपनी वाले प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन।
तो एक सिंपल रूल्स क्या है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज कब होता है, जब प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट वो प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करो तब। पर वो बैलेंस डिक्रीज कब हो जाएगा, जब जिस पर्पस के लिए आपने वो प्रोविज़न अकाउंट क्रिएट किया था उस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर इस एडजस्टमेंट की मुझे जर्नल एंट्रीज करनी हो, जर्नल एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे कि 35,000 इनकम टैक्स पेड किया है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्यों, बिकॉज अब वो प्रोविज़न में जो पैसे पड़े वो यूज़ करने। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं है, पर इस एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में डेबिट होगा, यहाँ पे देखो वो अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में लिखना है टैक्स पेड, ब्रैकेट में टैक्स पेड कितना पे किया, दैट इज़ 35,000। फिर सेकंड क्या किया वहाँ पे, कैश और बैंक, तो वो सेकंड एंट्री पे देखो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वेट, जर्नल एंट्री आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो क्या होगा, जर्नल एंट्री इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट नंबर 3 का, दैट इज प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, दैट इज 35,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर टैक्स पेड का एडजस्टमेंट दिया है तो 35,000। अब दोनों एंट्री की इफेक्ट देनी पड़ेंगी। तो याद रखना स्टूडेंट, बेस्ट वे क्या है, सिंपल वे क्या है एडजस्टमेंट सॉल्व करने का, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, या जो भी एडजस्टमेंट दिया उसकी जर्नल एंट्री कर लो, उसका एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर कर लो और उसके हिसाब से दोनों साइड इफेक्ट दे दो, डेबिट और क्रेडिट। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट होता है यहाँ पर जनरल एंट्री में। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में देखो मैंने क्या लिखा है, कैश और बैंक, दैट इज टैक्स पेड की एंट्री 35,000 टू कैश और बैंक। तो कैश भी तो गया 35,000, तो टैक्स पेड कहाँ पे लिखते हो आप, देखो यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 35,000। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्लोज कर दे, तो देखो यहाँ पे क्या है 85,000 बैलेंस, और बैलेंस वो भी आएगा यहाँ पे 85,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू 85,000 माइनस 40,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है 45,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब याद रखना स्टूडेंट, जैसे मैंने फिक्स असेट में आपको क्या बोला था कि अगर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आता है तो दैट इज़ परचेज ऑफ फिक्स असेट, अगर बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड आता है तो या तो वो डेप्रिसिएशन हो सकता है या फिर सेल ऑफ फिक्स असेट हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई भी प्रोविज़न हो उसमें डेबिट साइड कब लिखते हैं, जब वो प्रोविज़न आप यूज़ करते हो कुछ पे करने के लिए। देखो यहाँ पे 35,000 डेबिट साइड लिखा है, तो वो प्रोविज़न यूज़ किया है टैक्स पे करने के लिए और उससे प्रोविज़न का अमाउंट कम होगा। पर बैलेंसिंग अमाउंट अगर क्रेडिट साइड आया तो उसका मतलब क्या है कि वंस अगेन कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इतनी अमाउंट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में क्या किया होगा, ट्रांसफ़र किया होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में क्या होगा, अगर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आता है तो वो टैक्स पे करने के लिए यूज़ किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ 35,000। अगर बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड आता है तो उसका मतलब है वंस अगेन कंपनी ने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में ट्रांसफ़र किए होंगे। तो ट्रांसफ़र प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में अमाउंट ट्रांसफ़र करने से कैश कभी भी कम नहीं होता। यहाँ पे क्या हमने फाइंड आउट किया कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से कितने रुपीज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में ट्रांसफ़र किए, 45,000। तो उससे अमाउंट कम नहीं होगा। तो ये क्या है, जितने भी प्रोविज़न एंड रिजर्व है, याद करो मैंने बताया था ऑल रिजर्व एंड प्रोविज़न एंड सरप्लस, वो सारे क्या होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं। तो 45,000 की एंट्री आपको कहाँ पे करनी है, यहाँ पे ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और वो एंट्री होगी 45,000 यहाँ पे। उसके बाद क्या है देखो, दैट इज़
असेट साइड तो गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख भी दिखा है, तो परचेज भी हो सकता है और रिटर्न भी राइट ऑफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ है तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज गुडविल रिटर्न ऑफ। डिफरेंस वाला अमाउंट है 1,15,000 माइनस 19,000, तो अमाउंट आएगा 25,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, तो क्या किया देखो मैंने यहाँ पे एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया उस एडजस्टमेंट का, और एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करके जर्नल एंट्री करेंगे और इसके हिसाब से हम पूरी एंट्री कर लेंगे। तो देखो क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना है, एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000। और ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, दैट इज 20,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 20,000। और सेकंड एंट्री क्या की हमने, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 20,000। एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, अब अकाउंट क्लोज करते तो देखो यहाँ पे आएगा 2 लाख, सामने लिख देते 2 लाख, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज देखो इस तरह से डिफरेंस निकाल दे। 2 लाख में से क्या माइनस करना है, तो 1,70,000 माइनस करना है और माइनस 20,000 भी करना है। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, देखो दैट इज 10,000। सेल, क्योंकि क्रेडिट साइड उसका बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल और ब्रैकेट में ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक लिख देते, कैश भी लिख सकते हो, बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमने फाइंड आउट किया, तो वहाँ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा 10,000। तो यहाँ पे परचेस की जगह हम कर देते हैं सेल। 10,000 है वो प्लस में रखेंगे बिकॉज सेल किया है तो कैश आएगा। उसके बाद देखो क्या है, 10,000 प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 2 एंट्रीज करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर में यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 10,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो उससे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते, प्लांट एंड मशीनरी में देखो कितना दिया आपको, दैट इज 80,000 एंड 2 लाख। तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं 80,000 2 लाख। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 10,000, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। अकाउंट क्लोज करते तो यहाँ पे आएगा 2 लाख 10,000, सामने लिख देंगे 2 लाख 10,000, बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट करते इज इक्वल टू 2 लाख 10,000 माइनस 80,000, तो अमाउंट आएगा 1,30,000। क्या बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट से है, टू परचेज ब्रैकेट में ओके, यहाँ पे लिखना है आपको 2 बैंक ब्रैकेट में लिखना है परचेज 1,30,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वंस अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, याद रखना 1,30,000 माइनस में लिखना पड़ेगा बिकॉज परचेज किया है, तो माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं बाय ₹40,000, देखो 2 लाख और 1,60,000 है, तो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो लेस साइड लिखते थे, देखो यहाँ पे दैट इज लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स 2 लाख माइनस 1,60,000, 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो लिख देते यहाँ पे
40,000। स्टॉक वो भी इंक्रीज हो रहा है, देखो 77,000 एंड 1,09,000। तो लिखेंगे यहाँ पे वेट, लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक 1,09,000 माइनस 77,000। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो इज इक्वल टू 1,09,000 माइनस 77,000। तो डिफरेंस कितना आएगा? 32,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स रिसीवेबल वो भी इंक्रीज हो रहा है, देखो बाय ₹10,000। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 30,000 माइनस 20,000। आंसर आएगा यहाँ पे 10,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं हम? लास्ट में आंसर टैली करने के लिए। तो लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस 25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 18,000, सबसे लास्ट में। देखो यहाँ पे एट द बिगिनिंग तो लिखेंगे यहाँ पे 25,000 और एट द एंड यहाँ पे लिखेंगे 18,000। तो आंसर पता चल गया हमें, कितना आंसर आना चाहिए? 7,000 माइनस, तभी तो ये 25,000 था, फिर 7,000 ड्यूरिंग देयर माइनस में हुआ, दैट इज आउटफ्लो। तो यहाँ आउटफ्लो रखते, इनफ्लो रिमूव कर देते, देखो यहाँ से नेट आउटफ्लो हुआ, नेट कैश आउटफ्लो इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज माइनस 7,000। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? माइनस 7,000। इंटरिम डिविडेंड पेड किया है तो उसकी 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी स्टूडेंट। डिविडेंड आप कहाँ से पे करो? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो जितना डिविडेंड पे करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो देखो जर्नल एंट्री अगर उसकी करनी हो स्टूडेंट तो क्या कर सकते हैं? जनरल एंट्री वो सबसे पहले कर लेते हैं और ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद फाइनल टोटल करते हैं। देखो तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दैट इज एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। और ये एंट्री किसकी की मैंने? दैट इज इंटरिम डिविडेंड पेड की एंट्री की। तो ये बाकी रहेगा था एडजस्टमेंट जो हमने सॉल्व कर दिया, एडजस्टमेंट नंबर 2। ये ऐसे एंट्री होती है, जब भी डिविडेंड पे होता है इस तरह से एंट्री होती है, क्योंकि जितना डिविडेंड पे करते हो उतनी अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंस क्या होता हो जाएगा? कम हो जाएगा और उतना ही आपका कैश चला जाएगा। तो दोनों एंट्रीज करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप 30,000 माइनस कर रहे हो तो वो भी कैश बिजनेस में से चला गया। और आप क्या करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे भी लिखोगे 30,000। तो उसका मतलब क्या हो स्टूडेंट कि 30,000 एक ही बार जा रहा है कंपनी में से और 2 बार आप लिखोगे। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो माइनस किया था वो वहाँ पे वापस ऐड कर देंगे और एक्चुअल में कहाँ पे लिखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। वंस अगेन ध्यान से सुनना स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि इंटरिम डिविडेंड 30,000 पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या करना है उसका? तो इस तरह से सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वो क्यों पे किया? इंटरिम डिविडेंड का। तो फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है तो वहाँ से भी आप माइनस करो प्रॉफिट में से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे भी लिखोगे आप। तो 30,000 एक ही बार होता था माइनस, मतलब एक ही बार पे किया है और आप लिख रहे हो 2 बार। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड दे आपको करना क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे वापस ऐड कर दो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरिम डिविडेंड दैट इज 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस ऐड कर दो और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे शो कर दो। देखो पेड इंटरिम डिविडेंड दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज माइनस में आंसर लिखना है हमें 30,000 माइनस। अगर यहाँ से आप वापस ऐड नहीं करते स्टूडेंट तो क्या हो जाता? 2 बार हो जाता।
कि जब भी कंपनी ने ड्यूरिंग देयर इंटीरियम डिविडेंड पे किया होगा तो उस वक्त प्रॉफिट में से वो अमाउंट माइनस किया होगा। तो हमने क्या क्या रिवर्स एंट्री दे दी कि प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया, और जहाँ पे हमें डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करना था वो हमने फाइनली यहाँ पे लिख दिया। तो अभी सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुका है। अब इसके हिसाब से हम टोटल करेंगे। तो देखो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा इज इक्वल टू सम पूरा आंसर दैट इज 2,10,000। आंसर हमारा आ रहा है 2,10,000। फिर देखो 18,000 और लेफ्ट साइड क्या है ऐड, तो 2,10,000 ऐड करने 18,000 में, तो इज इक्वल टू 18,000 प्लस 2,10,000। तो आंसर आ रहा है 2,28,000। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको कोई भी प्रोवाइडेड नहीं है तो ज़ीरो। तो वंस अगेन आंसर सेम रहेगा आपका इज इक्वल टू 2,28,000। उसके बाद ऐड साइड एक ही अमाउंट था 28,000, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे आउटर कॉलम में। फिर देखो प्रीवियस स्टेप का आंसर 2,28,000 और यहाँ पे क्या लिखा है ऐड लिखा है, तो इज इक्वल टू 2,28,000 प्लस 28,000। तो आंसर है आपका 2,56,000। फिर लेस साइड का टोटल पूरा हम बाहर निकाल रहे हैं। देखो इज इक्वल टू सम 86,000। आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट इज 86,000। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर देखो 2,56,000, फिर यहाँ पे क्या लिखा है लेस लिखा है यहाँ, तो इसके हिसाब से इज इक्वल टू 2,56,000 माइनस 86,000। क्यों माइनस करें, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड क्या लिखा है लेस लिखा है, तो आंसर आ रहा है 1,70,000। फिर टैक्स पेड है वो भी माइनस कर दे, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, देखो इज इक्वल टू 1,70,000 माइनस 35,000। टैक्स पेड भी माइनस कर दे, तो आंसर आ रहा है आपका दैट इज़ 1,35,000। आंसर आ रहा है 1,35,000। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,30,000 माइनस, तो 1,20,000 माइनस आ रहा है। सामने लिख देंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और इसको लिख देते हैं एक्टिविटी नंबर बी, और यहाँ पे आउटफ्लो वर्ड निकाल देते हैं ऊपर से, बिकॉज प्लस में आंसर आ रहा है तो उसको इनफ्लो बोलते हैं, और उसको लिख देंगे यहाँ पे दैट इज़ एक्टिविटीज़ नंबर ए। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू सम तो आंसर आ रहा है 22,000 माइनस, आपका आंसर आ रहा है 22,000 माइनस 20 के हिसाब से देखो क्या होगा एंट्रीज वहाँ पे दैट इज़ टोटल कर लेते हैं अब तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का, तो इज इक्वल टू 1,35,000 फाइनल आंसर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस 1,20,000 माइनस दैट इज़ फाइनल आंसर फ्रॉम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड 22,000 माइनस दैट इज़ फाइनल आंसर फ्रॉम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आंसर देखो आपका स्टूडेंट आ गया 7,000 माइनस आंसर आ गया, और यही आंसर आपका टैली कर रहा है किसके साथ, देखो 25,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 18,000। तो आंसर पहले से आपको पता है, तो वही आंसर हमने यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट